हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। तो जैसा कि आप सभी चाहते थे कि मैं पेपर 6G जुलाई 21 को डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए आफ्टर द एग्ज़ाम। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए जिन्होंने बताया बच्चों ने कि बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हुआ उनका और दे एक्सपेक्टिंग कि एग्जामेशन आ जाएगी। तो मैंने इस पेपर को मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से देखा, और जब मैं इसको अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ कि इस पेपर जो भी आंसर्स मैं बताऊंगा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जितना मुझे अच्छे से समझ आया उसके हिसाब से होंगे। ऑब्वियसली आईसीआई के कुछ केसेस में आंसर अलग हो सकते हैं, तो प्लीज़ उसके इतना +10 -10% का आप अपने मार्क्स में आगे पीछे कर सकते हैं, जिस हिसाब से मैं आंसर्स बताऊंगा उसको बेस रखते हुए। ठीक है, तो उसके तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट था कि कल को आप ऐसा ना हो कि पूरा रिलाई कर लें। +10 -10% आप ऑब्वियसली इतना रिस्क फैक्टर लेके चल सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैंने एमसीक्यूज़ के लिए कल एक पोल भी किया था जो टेलीग्राम पे, और उसमें काफ़ी बच्चों ने आंसर्स दिए। कुछ लोगों ने दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए, बट जिन्होंने भी दिया उसके बेसिस पे भी मैंने देखा और अपने जो मेरे खुद के आंसर्स थे उसके साथ मैच करने की कोशिश करी। तो मोर देन 99% जो आंसर्स थे वो मैच कर रहे थे। ऑब्वियसली जो बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, जो हाईएस्ट परसेंटेज आ रहा है हमारा उस पोल में, उसके हिसाब से। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये पेपर था कैसा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये पेपर था कैसा। एवरेज, अबव एवरेज, इजी, वेरी वेरी इजी, और टफ़, और वेरी वेरी टफ़। तो मैं आपको बता दूँ मैंने इसको एवरेज कैटेगरी में मैं समझता हूँ। इस पेपर को मैंने इजी इसलिए नहीं दिया कि कुछ वो लोग बोलेंगे कि सर इजी है, इजी है, इजी है। नहीं, क्योंकि इजी पेपर होता है जैसे एसएफएम का पेपर इस बार आया था ना फर्स्ट ग्रुप का, वो होते हैं इजी पेपर जो सारे क्वेश्चन सेम आ जाएँ। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस उस पेपर के सेम थे। इसमें एवरेज इसलिए बोला कि इसमें एक क्वेश्चन था जो केस स्टडी डाइजेस्ट 22 का था। ठीक है, इसमें एक पेपर था जो केस स्टडी डाइजेस्ट 22 का था, लेकिन मतलब एक क्वेश्चन था ऐसा जो केस स्टडी डाइजेस्ट 22 को हैंडल कर रहा था, मतलब बिल्कुल सेम ठीक था। लेकिन इसमें बाकी के क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने कभी ऑब्वियसली चैप्टर्स पढ़े हुए हैं लेकिन नए फ्रेम थे। ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट उठा के डाला है। और एक और क्वेश्चन था जो मेरे को याद है कि केस स्टडी डाइजेस्ट की तरह सिमिलर था, उसे हम कॉपी पेस्ट नहीं कहेंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट वाला था, वो सिमिलर क्वेश्चन था, उसके बारे में भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो एवरेज पेपर था, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55+ मार्क्स। एंड जो ढंग से करके गया था ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग, और उन्होंने मैसेज भी डाला कि 75, 80 एंड 90 मार्क्स भी कुछ बच्चे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो एनी हाउ जब रिज़ल्ट आएगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा मार्क्स मेरे साथ, और आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल। और फर्स्ट केस स्टडी के साथ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं ये पूरा क्वेश्चंस नहीं रीड करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली जो ये वीडियो देख रहा होगा उसने एग्ज़ाम या तो दिए होंगे, ठीक है, तभी उनको इतना वो था। और अगर किसी बच्चे ने बाई चांस ये वीडियो बाद में देख रहा है कोई, जब अपने रिवीजन करने के लिए नवंबर वाला, तो आप प्लीज़ आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आईसीआई की साइट पे जाके एक बार क्वेश्चन रीड कर लें और खुद से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद अगर आपको समझना है तो ऑब्वियसली मैंने सॉल्यूशंस डाले ही हुए हैं, और तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव के सारे पेज नंबर्स एंड एमसीक्यूज़ के सारे आंसर्स आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जितना भी मुझे समझ आया उसके बेसिस पे आपके सामने ये आंसर्स हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था 1.1, इसमें ये कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट बताइए बुकिंग का एडवांस दैट एआरपीएल कैन कलेक्ट। कितना कलेक्ट कर सकता है मिस्टर श्रीनिवास से अंडर द रेरा एक्ट। तो हम सबको पता है 10% का मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो कलेक्ट किया जा सकता है एज एडवांस। तो अगर आप क्वेश्चन में जाते हो तो 110 लाख रुपीज़ समथिंग कुछ जो है वहाँ पर लिखा हुआ है कि इतना पैसा जो है हमारा वो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो इसका 10% इज 11 लाख। तो ये आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 90% से ज़्यादा बच्चों ने ठीक आंसर दिया था। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने 11 लाख लिखा होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास आता है 1.2, वट शुड ARPL डू टू एंश्योर दैट दे आर एबल टू कलेक्ट अमाउंट्स फ्रॉम द अलॉटीज फॉर ओपन कार पार्किंग फैसिलिटीज़ अंडर द रेरा 2016। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन है, नो अमाउंट कैन बी चार्ज फॉर द ओपन कार पार्किंग लॉट्स, क्योंकि ये हमारा जो है उसके अंदर फॉल नहीं करता है जो हमारा कारपेट एरिया की डेफिनेशन थी। और जब हमारे पैसे चार्ज किए जाते हैं वो कारपेट एरिया के बेसिस पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। मेरे ख्याल से ये हमारा किसी MTP या कोई क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया था, उसमें भी ये वाला MCQ था। ऑब्वियसली थोड़ा चेंज करके था, लेकिन इसका आंसर आईसीआई ने शायद से डी ही दे रखा था, और मेरे ख्याल से भी डी होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों ने इसको मार्क भी 50% से अबव परसेंटेज अगर मैं देखूं तो कल के पोल के हिसाब से तो डी ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारे आंसर्स सी के हिसाब से भी हैं। तो इसमें थोड़ी एम्बिग्विटी हो सकती है, इसमें हमें आईसीआई का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई कई बार कुछ आंसर्स एमटीपी में कुछ गिवन होते हैं, लेकिन जब सजेस्टेड निकालता है तो एक से ज़्यादा भी आंसर्स निकाल देता है। तो ये भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता कि अगर बायर ने चूज़ किया है तो वो स्पेसिफिकली पे कर सकता है अपनी मर्जी से। लेकिन अगर मैं ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से देखूँ, जो मुझे ज़्यादा लगता है आंसर, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, या जो अगर मैं एक्ट के हिसाब से भी देखूँ तो इसका आंसर डी होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी है 0.1% की कि सी भी आईसीआई या फिर सी और डी दोनों दे सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस में देखा हुआ है कि आईसीआई ने एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी आंसर्स बना के दिए हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गो विथ 1.3। मिस Kruti seeks your advice on the appropriateness of the calculation of carpet area by ARPL under the RERA 2016। तो इसका आंसर तो डी था आराम से कि अप्रोप्रिएट नहीं है। ओपन टेरेस एरिया जो होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है और इंटरनल पार्टीशन इंक्लूड किया जाता है। ये तो सिंपली आप कारपेट एरिया की डेफिनेशन में जाते और वहाँ से अगर आप सॉल्व कर देते तो बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाते। तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1.4 पे आते हैं, जिसमें ये बोला गया GCHPL contends that apartment leased to Mr. Srinivas is not covered under the RERA 2016 provisions। Advise Mr. Srinivas। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडवाइस करना था। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जैन 2021 में आया था और मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर ना मैंने इसका आंसर क्या दिया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि ICI ने इसका आंसर क्या दिया था। तो इसमें ना ICI ने आंसर ये दिया था कि रेरा इज़ नॉट एप्लीकेबल एज इट इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ICI ने तो जैन 21 में ये वाला आंसर दिया था, लेकिन जब मैं जैन 21 का पेपर आपके साथ डिस्कस करा था तब मैंने सॉल्यूशंस नहीं देखे थे सजेस्टेड के। तो जब हमने सॉल्यूशन उसी वीडियो में मैंने बताया भी था कि जब वीडियो में हमने सॉल्यूशंस देखा था तो हमने वैसे तो आंसर ये वाला दिया था कि रेरा इज़ एप्लीकेबल, क्योंकि सब्सटेंशियल अमाउंट, क्योंकि एक केस लॉ था जिसमें ये वाली बात डिसाइड हुई थी कि वो अग्रीमेंट ऑफ लीज नहीं है, अग्रीमेंट ऑफ लीज नहीं है, अग्रीमेंट ऑफ सेल है। तो हमने उसके हिसाब से सी ऑप्शन आंसर दिया था। बट ICI ने इसका आंसर जो है उस वाले जैन 21 पेपर में CA माना था, सॉरी, कि रेरा इज़ नॉट एप्लीकेबल सिंस इट इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। जिसमें काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके मुझसे बोला भी था कि जो केस लॉ है ना वहाँ पर 999 ईयर्स है, 999 ईयर्स है और क्वेश्चन में 99 ईयर्स था। तो क्या पता ICI ने इस बेसिस को रखते हुए, इस बेसिस को मानते हुए करा हो। तो देखो ICI ने इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी। मैंने आपको जैन 21 का आंसर भी बता दिया, मैंने आपको ICI का जैन 21 का भी आंसर बता दिया और इस बार भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ICI के हिसाब से ये आंसर था। अगर हो सकता है ICI इस बार चेंज कर दे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इसका आंसर सी ही होगा कि रेरा एप्लीकेबल है, क्योंकि उस केस लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी इस बात पे ज़रूर है कि A और C में से एक आंसर आपका हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने 90% अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ने सी ऑप्शन इसका आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया। लॉजिकली भी यही बनता है, जब तक हमारे पास कोई सब्सटेंशियल बात नहीं होती कि भाई क्यों इसका आंसर हम ऐसे तुक्के में नहीं बोल सकते ना कि 99 ईयर्स था इसीलिए हम नहीं मान रहे, ठीक है, या कुछ भी। तो जब तक स्पेसिफिकली ICI क्लियर नहीं करता तब तक तो हम सी ही मानेंगे। एनी हाउ जब सजेस्टेड आएगा तो हम इसको क्लियर भी कर लेंगे। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पक्ष रख रहा हूँ, मैं दोनों ICI का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा हूँ और मैं बच्चों का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन सी ऑप्शन, बट ICI ने जैन 21 में इसका आंसर ए दिया था। सो लेट्स वेट फॉर द सजेस्टेड आंसर्स। लेकिन फिलहाल आप सी ऑप्शन लेके आंसर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ICI होता है कि पहले स्टार्टिंग में गलत देता है लेकिन बीच में बच्चे मेल वगैरह करते हैं, तो उसके बाद ICI जो है सही आंसर्स मार्क करता है और सही कर देता है बाद में। ठीक है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड यहाँ पर इसका आंसर सी है। ठीक है, 1.5 पे आते हैं। Eddie's Bank wants your advice with regard to its rights for selecting the interim resolution professional under the IBC 2016। वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर तो आपको सिंपल सा Eddie's Bank जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर था और उसके पास राइट है कि वो प्रपोज कर सके नेम ऑफ द IRP इन इट्स एप्लीकेशन फॉर द CIRP एंड द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही होगी। बहुत ही सिंपल। अगर सेक्शन नंबर 7 हम लगाते हैं, अगर ये Eddie's Bank हमारा नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर था, तो सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो मेरे को इतना दिखा कि इन 5 में से 3 MCQ ऐसे थे जो आप शॉर्ट मतलब 6 मार्क्स तो पक्के हैं, बाकी 2 में एम्बिग्यूटी है जो ICI पे डिपेंड करता है, सजेस्टेड पे डिपेंड करता है, वो आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 6 मार्क्स तो आप यहाँ से 110% लेके चल सकते हो। आइए आज आगे चलते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में मैं सिर्फ आपको पेज नंबर बता दूंगा और आप फटाफट से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये उस पेज नंबर में है या नहीं है। तो 1.6 में कहता है एग्जामिन वेदर द कंटेंशन ऑफ 30% ऑफ द अलॉटीज इज करेक्ट बेसिस ऑन द बेसिस दैट प्रमोटर हैव नॉट फुलफिल्ड इट्स ऑब्लिगेशन एंड हैव नॉट मेट द कंडीशन। तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हमें जो अलॉटीज होती है उसकी 2/3 की हमें अप्रूवल चाहिए होती है। तो आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर 15 के बारे में लिखना था और सेक्शन नंबर 15 आपको पेज नंबर 2.4 पे मिलेगा। तो इसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब आपको लगेगा कि इसमें मैं एक एक चीज़ बताऊं कि येस और नो होगा। ऑब्वियसली वहाँ पर सेक्शन नंबर 15 का आप रीड करोगे और जिसको कॉन्सेप्ट आते होंगे तो कॉन्सेप्ट का ये तो ईजी सा सेक्शन नंबर 15 मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर बता दिया, आप इजीली काउंटर कर सकते हो और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप पेपर में क्या ये लिख के आए हो या नहीं लिख के आए, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। और 30% मतलब 70% मान गए थे तो आप 2/3 निकाल के देख लो भाई कितने लोग माने थे और कितने लोग नहीं माने हैं, और उसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1.7 पे आते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द डायरेक्टर्स ऑफ ARPL एज मेंबर ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट मैंडेटरी इन द मीटिंग ऑफ COC under the IBC whether the contention of resolution professional is correct with the judgment of the Honorable Supreme Court as was held in the matter of Mr. Vijay Kumar Jain, civil appeal number 8430 of 2018, explain briefly। 2018 का केस था ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, ये मिस्टर विजय जैन का जो केस लॉ पूछा, अब यहाँ ये ना हमारे केस लॉ में नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चों ने अपने हिसाब से इसका आंसर तो जरूर लिख दिया होगा, बिल्कुल ठीक। जो मेरे को लगता है कि बच्चों ने, मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन नंबर 24 लिखा होगा जो कि पेज नंबर 3.43 ऑफ द बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपने ये लिखा होगा। अब विजय कुमार, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगा कि अगर बच्चों ने दिमाग लगाया होगा और इसमें किस तरीके से आंसर दिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया और क्या किया होगा, जो भी सेक्शन नंबर 24 में लिखा है उसका ही कंक्लूजन दे दिया होगा जो उनके हिसाब से बनता होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें विजय कुमार जैन में फैसला क्या आया था, तो कहीं ना आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने उससे रिलेटेड लिखा है नहीं लिखा, और वो सेक्शन से रिलेट करता ही करता है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर ठीक हो सकता है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं थी। तो इसमें 7 में से ना मेरे ख्याल से 4 to 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 4 मार्क्स तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ जो आपको मिल जाएंगे, क्यों, अगर आपने डिक्टो, क्योंकि वर्ड्स मैच नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो मार्क्स काटेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिंक कर दिया होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि आपके पास इस केस लॉ की, ये वाली केस लॉ की वो होगी नहीं, मटेरियल नहीं होगा, तो अगर किसी ने अपना दिमाग लगाया होगा और थोड़ा सा यहाँ पर अपने दिमाग को खोल के अगर लिंक कर दिया होगा तो ऑब्वियसली 4 मार्क्स तो इजीली वो ग्रैब कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 7 तो नहीं मिलेंगे यहाँ पर। इसलिए तो चलते हैं विजय कुमार जैन के केस पे और दिखाता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये विजय कुमार जैन का केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्कीम ऑफ द कोड मेक्स इट क्लियर दैट द डायरेक्टर्स दो नॉट द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द एवरी मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। इन एडिशन, फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एज वाइटली इंटरेस्टेड पार्टीज इन डिस्कशन ऑन रेजोल्यूशन प्लान्स, दे हैव द राइट टू रिसीव कॉपीज ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान्स प्रेजेंटेड टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब उनके पास राइट है कि वो रिसीव करे जो भी रेजोल्यूशन प्लान्स हैं जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को दिए। द ऑनरेबल कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट अंडर द रेगुलेशन 21 ऑफ द CIRP, the notice of the committee of creditors meetings is required to be given to the directors, must contain copies of all the documents for the matters planned discussed including the resolution plan। तो यहाँ पर भी जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो, अब अगर हम सेक्शन नंबर 24 पढ़ते हैं तो अपन को इतना याद है कि जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं उनको नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, तो नोटिस तो भेजना पड़ेगा, वो आए या ना आए वो उनकी मर्जी है, उनकी वजह से मीटिंग नहीं रुकेगी। तो जब भी अपन नोटिस भेजते हैं तो उसके साथ बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजते हैं, ये इंप्लाइड चीज़ें होती हैं। और जब हम बाकी के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को भेज रहे हैं तो डायरेक्टर्स को भी भेजेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वो मीटिंग में आएंगे। अब वो नहीं आते, उसकी वजह से मीटिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों ने इतना सा दिमाग लगाया होगा कि यार सबको भेज, ऐसा तो नहीं है ना यार, कुछ लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और कुछ को कुछ, जो भी नोटिस जाएगा वो सारे विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बच्चों ने अपना, कुछ बच्चों ने अगर ये दिमाग लगाया होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने चाहिए और उन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया होगा, तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको वहां पर बताया। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से आंसर लिख सकते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आना ज़रूरी नहीं है, अगर वो लेकिन उनको नोटिस भेजना है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स भेजने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप सेक्शन नंबर 24 पेज नंबर 3.43 और प्लस वो जो मैंने विजय कुमार जैन वाला बताया, ऑब्वियसली वो आपके पास वहाँ नहीं होगा, बट अगर आपने लिंक कर दिया होगा तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको 4 मार्क्स तो यहाँ पर दे देगा। ठीक है, अगर आपने बहुत गंदा लिखा होगा, ऑब्वियसली बिल्कुल लिंक नहीं किया होगा, अगर लिंक नहीं किया होगा तो मैं, अगर सिर्फ सेक्शन नंबर 24 लिख के आ गए हो तो 3 मार्क्स तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हो। तो 3 से 4 तक, अगर आप 3 से 4 या 3 से 5 एक रेंज बना सकते हो कि यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पूरे इसलिए नहीं मिलेंगे कि ऑब्वियसली आपके मैच नहीं करा होगा जो आंसर्स होंगे उनके पास। ठीक है, यहाँ पर आते हैं पेज क्वेश्चन नंबर 1.8 पे। क्वेश्चन नंबर 1.8 जो कहता है वो ये कहता है, मिस्टर शेषा, अ डायरेक्टर ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव अ राइट टू वोट। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 21, क्या आपको लगता है उसके पास राइट टू वोट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है। ठीक है, और पेज नंबर 3.4 पे इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो सेक्शन नंबर 21 पेज नंबर 3.4 अगर आपने लिख दिया होगा तो आपको साफ साफ लिखना है कि उसके बाद राइट टू वोट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा केस स्टडी नंबर 1 कंप्लीट होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू केस स्टडी नंबर 22। चलो आ जाओ। सबसे पहले 2.1 Revati seeks your views regarding the appropriateness of the reimbursement of pre-incorporation expenses by WLPL
टू WFLLC अंडर द प्रोविजंस ऑफ द फेमा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर $1,00,000 जो था उससे ज़्यादा था और वो लिमिट से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि उसको अप्रूवल चाहिए होगी RBI की, और ये शेड्यूल 3 में फॉल करता है जो अपन ने पढ़ा हुआ है, और RBI की अप्रूवल चाहिए होगी। प्री इनकॉर्पोरेशन अगर $1,00,000 या फिर जो भी हमारा होता है उस लिमिट से ऊपर था, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि $1,00,000 से हमारा ऊपर था, तो उस लिमिट से जब ऊपर है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर RBI की अप्रूवल चाहिए होगी। तो इसका आंसर जो था वो डी था। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने 2 लिखा होगा। डायरेक्टली वहाँ पर जाना था शेड्यूल नंबर 3 में और आपको आंसर देखना था। 2.2 क्या कहता है? 2.2 कहता है WFPL रिसीव अ लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑन 15th May 2018 फ्रॉम अ रिटेलर इन UK फॉर सप्लाइंग द मटेरियल फॉर विच WFPL रिसीव्ड एन एडवांस पेमेंट ऑफ £1,00,000 ऑन 15th June 2018. Okay, what is the last date or by which WFPL has to supply goods under the agreement under the FEMA under the provisions of the FEMA? तो भाई इसका आंसर है 15 मई 2018 को आपने करा है एक्सपोर्ट, और 15 जून 2019, और एज पर द अग्रीमेंट विच एवर इज लेटर। ऑब्वियसली विच एवर इज लेटर इसलिए है क्योंकि कई बार क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जब हम प्रोविजंस पढ़ते हैं कि अगर उसमें अग्रीमेंट में डेट कुछ और लिखी हुई है तो आप 1 साल के बाद भी कर सकते हो। 1 साल मिनिमम जो गिवन है वो हमारे प्रोविजंस में लिखा हुआ है, वो हमारे प्रोसीजर्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके अग्रीमेंट में वहाँ पर एक बात और लिखी हुई है प्रोविजर डाल के कि अगर आपके अग्रीमेंट में कुछ और डेट है तो ऑब्वियसली आपको वो फॉलो करना है। तो यहाँ पर 15 जून 2019 और एज पर द अग्रीमेंट विच एवर इज लेटर विल बी द आंसर। तो आपको 2 मार्क्स ईजिली यहाँ पर मिल सकते थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने 15 जून 2019 यहाँ पर आंसर मार्क किया है। ठीक है, तो वो आंसर बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर एक और लाइन प्रोवाइडेड में लिखी हुई है और यहाँ पर भी और वर्ड यूज़ है, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आपने डी करा होगा। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। तो इसके बाद आते हैं 2.3 पे। मिस सीता लक्ष्मी वेंट टू विजिट मिस रेवाती इन USA फॉर अ हॉलीडे एंड आफ्टर कमिंग बैक नोटेड दैट शी हैड अराउंड $10,000 in currency and traveler checks. She is keen to know whether she has to surrender the same to the authorized dealer. Yes, Miss सीता लक्ष्मी जो है वो हमारी रेसिडेंट है, तो इनको 180 डेज़ के अंदर अंदर करना होता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर ए होगा। येस, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज़ उसको क्या करना पड़ेगा, जो है वापस करने पड़ेंगे पैसे। तो इसका आंसर ए होगा। यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स ईजिली मिल सकते थे, ये तो हमने बहुत बारी डिस्कस भी किया है। ठीक है, इसके बाद 2.4 पर आते हैं। 2.4 कैन मिस्टर महेश गेट द प्रॉपर्टी परचेज्ड इन द नेम ऑफ हिज ड्राइवर कुमार स्वामी फ्री ट्रांसफर इन हिज नेम। ये भी क्वेश्चन हमने काफ़ी बार देखा है जब केस स्टडी डाइजेस्ट कर रहे थे या नॉर्मल केस स्टडीज़ भी कर रहे थे। जब ड्राइवर वगैरह के नाम पे खरीदते हैं उसे बेनामीदार बना के, तो बेनामीदार से अगर कभी भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो सेक्शन नंबर 4 जो होता है वो हमें प्रोहिबिटेड करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होगा कि ये हमारा प्रोहिबिट है और वो गलत कर रहा है, तो ऐसा वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, नो नॉट अलाउड अंडर द PBTA 1988। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। क्या होगा? सी। ओके, 2.5 पे आते हैं। विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी परचेज्ड इन मंगलुरु इन द नेम ऑफ मिस्टर महेश एंड मिस्टर रेवाती, हाउ मच अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द PBTA। तो इसके आंसर में बहुत सारी एम्बिग्युइटी मुझे दिखी। यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए डी, दैट इज़ नन ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि पैसा जो कैश में दिया गया है उसके बारे में हमें सोर्स नहीं पता है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ जो उसने अपने दोस्त से पैसा लेके दिया था तो उसका सोर्स हमें नोन था। ठीक है, सोर्स हमें नोन था। ठीक है, तो वो सोर्स हमें नोन था चेक से, और यहाँ पर इतना चेक से दिया गया था पैसा। तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे केस स्टडी डाइजेस्ट में भी थे। तो उसका आंसर जो था हमारा, जो कैश में पेमेंट करी जाती थी वो उस पेमेंट को ही PBTA बेनामी माना जाता था, क्योंकि वो आउट ऑफ द अननोन सोर्सेज होता था। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर डी होना चाहिए। लेकिन काफ़ी बच्चों ने 20 लाख रुपए दिया है, जो दोस्त ने पैसा दिया है उसको बोला गया है। तो लेट्स सी आईसीआई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नन ऑफ द ऑप्शंस रहेगा। लेट्स वेट फॉर द सजेस्टेड आंसर्स, तो ऑल क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ज़्यादा बच्चों ने, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, 90% से ऊपर बच्चों ने नन ऑफ द अबव ऑप्शन को मार्क किया है। बहुत ही कम परसेंटेज है जिन्होंने 20 लाख को दिया है, लेकिन फिर भी बच्चों ने दिया है। और मेरे हिसाब से नन ऑफ द ऑप्शंस क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, तो इस वाले MCQs में अगर हम देखें तो 4 MCQ ऐसे थे जो श्योर शॉट थे और आपके 8 मार्क्स पूरे थे। एक में एम्बिग्युइटी है, तो 8 + 6 अब तक 14 मार्क्स का MCQs मुझे ऐसे दिखे हैं जो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो 14 मार्क्स तो आपके बन सकते हैं आराम से। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। कहता है एग्जामिन वेदर द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी इन उडुपी बाय मिस
रेवाती वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ फेमा एज एलिज द नोटिस रिसीव बाय द मिस रेवाती फ्रॉम द आरबीआई। तो कहता है क्या उसने वायलेट कर रखा है प्रोविजंस ऑफ फेमा। तो पेज नंबर 5.32 पे अगर आप देखोगे तो ट्रैवलर चेक्स वगैरह सबके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पेज नंबर 5.32 पे आप प्रोविजंस पे जाओगे तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा कि रेवाती ने किया था या नहीं किया था। ऑब्वियसली उसने जो है रेवाती ने यहाँ से परचेज़ किया हुआ है। तो अगर मैं दिखा दूँ आपको तो उसने परचेज़ किया था मेरे ख्याल से शायद से उससे ट्रैवलर चेक्स वगैरह से किया था या कुछ ऐसा कुछ सीन था। तो उसके बारे में शायद से उसका इस वजह से तो हमारा जो है माना जाएगा कि उसने गलत काम किया है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पेज नंबर 5.32 पे आपका आंसर है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसका कंक्लूजन ही बताया। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने बच्चों से पूछा था तो सब ने ये बोला था कि सिर्फ और सिर्फ MCQs बता देना, डिस्क्रिप्टिव मत बताना। डिस्क्रिप्टिव हमारा ठीक ठाक हो गया है, ठीक है, MCQs के बारे में बता देना क्योंकि वो हमारे को जाना है। लेकिन फिर भी मैंने पेज ढूंढे हैं और वहाँ पर जिस पेज पर वो प्रोविजंस हैं लिखे हुए उसके हिसाब से मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। इतनी हेल्प मैं आपकी कर रहा हूँ कि आपको पेज नंबर बता देता हूँ, जिससे कि कल को आपको आइडिया लग जाए यस आपने भी उसी पेज से लिखा है। ठीक है, तो पेज नंबर 5.32 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पे आते हैं 2.7 पे। द कंटेंशन ऑफ मिस रेवाती दैट द इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इन्वेस्टमेंट बाय WF LLC आर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ फेमा, एग्जामिन द कंटेंशन। इसके बाद हमारा जो होता है यहाँ पर पेज नंबर 5.4 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें ECB का यूसेज के बारे में आपको बताना है कि वो यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट उठा के चेपना था और कंक्लूजन देना था। ठीक है, इसके बाद 2.8 there is no violation of the provisions of PBTA in respect of the properties purchased specified in the case study। ये हमारा पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो कहीं से भी नहीं, ये खुद से अगर आपको नॉलेज होगी तो मैंने ऐसा एक केस स्टडी भी करवाया था जिसमें आपका सिमिलर टाइप का था, जिसमें आपको ये बताना था जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जितनी भी परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं क्वेश्चन में आपको सब में बताना था। तो एक आध इसमें निकलेगा कि उसने अपनी मम्मी के नाम पर खरीदा था, एक उसने उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, एक आपका वो वाला आ जाएगा जो अभी हमने MCQ देखा था जिसमें दोस्त ने पैसे दिए थे और बाकी का कैश में दिया था, तो ये वाला एक प्रोविजन आ जाएगा। बाकी एक मिस्टर रेवाती ने जो परचेज करी है फेमा के, तो इसमें आपको बताना है कि PBTA के प्रोविजंस तो हर्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन फेमा के प्रोविजंस हर्ट हो रहे हैं, तो PBTA के नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसने नॉन फंड से पैसा लगाया था। ठीक है, उसके अलावा एक आदमी अगर आपने बेनामीदार का नाम लिख दिया होगा कि बेनामीदार कौन है तो उसके बारे में और अच्छा आंसर आपका आ गया होगा। तो बेसिकली मुझे दो जो मुझे लगे थे जब मैंने पढ़ा था, तो एक तो ये वाला जो कैश में दिया था वो, और एक यहाँ पर उसने अपनी मम्मी के नाम पे शायद से खरीदा था तो उसके बारे में, या ड्राइवर के नाम पे गया था, जो ये रहा ड्राइवर के नाम पे, मम्मी के नाम पे नहीं था सॉरी, ये उसने ड्राइवर के नाम पे लिया था या जो अपने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था जिसे वो वापस लेटर पॉइंट ऑफ द टाइम पे वापस ले लेता, तो ये हमारा ड्राइवर जो था वो बेनामीदार हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा था। तो ऐसे ही 3-4 जो हमारे अगर आपने लिख दिए होंगे तो आपको 9 में से अप्रॉक्सीमेटली 6 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव का सेकेंड केस स्टडी। आपको उम्मीद करता हूँ आइडिया लग गया होगा कि आपका पेपर किस तरफ गया है। केस स्टडी नंबर 3 जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि ऑब्वियसली ये हमारा डिट्टो केस स्टडी था, जो हमारा केस स्टडी नंबर 20 केस स्टडी डाइजेस्ट 20 केस स्टडी डाइजेस्ट 22 से सेम मिलता जुलता था और फिगर्स भी थोड़ी बहुत ही चेंज होंगी शायद से, और उसमें भी कोई चेंज नहीं था। MCQs तो बिल्कुल चेंज नहीं थे, मैंने देखा। तो इसके आंसर मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सिर्फ MCQ के, डिस्क्रिप्टिव के आप डायरेक्टली केस स्टडी 22 पे जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसका पहला आंसर जो है इसका B है, 10,000 और मोर एंड 12 मंथ्स। इसका अंडर द एक्ट, इसमें आपका आंसर जो है D है ICI के हिसाब से। लेकिन वहाँ पर भी मैंने जब वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि इसका आंसर C होना चाहिए था। देखो, केस स्टडी डाइजेस्ट में बहुत सारे आंसर्स गलत भी थे, तो ऐसा हो सकता है कि ICI गलत के बेसिस पर आपकी आंसर शीट चेक ना करे, क्योंकि हो सकता है केस स्टडी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेल किया था। आई हैव पर्सनली मेल्ड सम ऑफ द MCQs टू ICI कि केस स्टडी डाइजेस्ट में गलत हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसका कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है और ना ही तो हो सकता है जब वो केस स्टडी डाइजेस्ट को दोबारा अपडेट करें, मैंने को सुनने में आया कि वो अपडेट करने वाले हैं केस स्टडी डाइजेस्ट को, तो उसमें ठीक कर दें। तो हो सकता है जिन बच्चों को ये लग रहा है कि इसका आंसर C होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में PBTA भी है, ठीक है, होना चाहिए, तो उस केस में आंसर काफ़ी बच्चों ने C दिया है, तो वो उदास ना हो कि यार हमने तो C सोच के सही आंसर मार्क किया है। हो सकता है कि C इसका आंसर हो, तो केस जब आप सजेस्टेड आएगा तो हमें और अच्छे से क्लियर पिक्चर मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं केस स्टडी डाइजेस्ट में इसका आंसर D है, तो 99% बच्चों ने D ही आंसर मार्क किया है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3.3 पे आते हैं और इसका आंसर 40 लाख टू गवर्नमेंट ड्यूज, 4 लाख और 20 लाख से, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसमें उस वीडियो में मैंने सॉल्व करके भी बताया था। इफ़ मिस्टर प्रतीक हैज़ परचेज, तो यहाँ पर अगर ICI के हिसाब से जो केस स्टडी डाइजेस्ट में आंसर है उसके हिसाब से तो D होगा, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने ऊपर ऐसा माना था कि PBTA हो रखा है तो उन्होंने इसका आंसर A दिया होगा, लेकिन मेजॉरिटी ने D ऑप्शन इसका मार्क किया था। ठीक है,
और डी ही हमारा सही होगा अगर हमने केस स्टडी डाइजेस्ट के हिसाब से। ऑब्वियसली बच्चों ने वहाँ पर तो सीधा मार्क किया होगा तो उसका डी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने ए मार्क किया है क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस क्वेश्चन में पीबीटीए है। तो आप उदास ना हो, क्योंकि हो सकता है आईसीआई अपने आंसर्स को सुधारे सजेस्टेड में, लेकिन इसके चांसेस 0.00001% है, जितना मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस इसी के हैं कि वो डिट्टो के स्टडी नंबर 22 से आंसर्स उठाएंगे और चेक करेंगे। ठीक है। 3.5 व्हाट कुड बी द पनिशमेंट। तो पनिशमेंट इसमें 3 से 7 साल तक की पनिशमेंट है। ठीक है। तो इसके यहाँ पर हमारा इसके अब अगर मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ एक बारी, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी नंबर 22 है, सेक्शन नंबर 8 है ये आईबीसी का, और पेज नंबर 3.25 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद 3.7 की अगर मैं बात करूँ तो पेज नंबर 4.4 एंड 4.8 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो पीबीटीए वाला आता है, जिसमें हम सेक्शन नंबर 5 के बारे में लिखते हैं। प्रोविजनल अटैचमेंट और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन आपको 4.4 से मिल जाएगी, उसकी आप डेफिनेशन यहाँ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद 3.8 आता है, ये तो पूरा का पूरा थियोरेटिकल था, इसका आंसर 5.6 था। ये तो डिट्टो आपका कॉपी पेस्ट है, तो 4 मार्क्स तो आपके पक्के होने ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका 3.9 की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो 3.9 में हमारा जो आएगा वो इसका ये हमारा लिक्विडेशन का है। तो यहाँ पर आपने लिक्विडेशन के अगर वो पॉइंट्स लिख दिए होंगे सेक्शन नंबर 33 के कि आपका लिक्विडेशन कब कब हो सकता है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने क्वेश्चन से थोड़ा लिंक कर दिया होगा कि यहाँ पर फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो लिक्विडेशन वगैरह हो सकता है कम रिजेक्ट वगैरह के हिसाब से भी, और थोड़ी बहुत बातें अगर अपने हिसाब से लिख दी होंगी और थोड़ा बहुत चेप के लिख दिया होगा जो आपका डिट्टो का केस स्टडी डाइजेस्ट में था, तो आपका मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4 इस सिमिलर क्वेश्चन हमारा जो एक वो था, जो हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने किया था केस स्टडी डाइजेस्ट में। मेरे को नंबर नहीं याद, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट यहाँ पर कमेंट कर दूंगा और उसमें पिन में कर दूंगा कि कौन सा किससे सिमिलर है। लेकिन ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन था और उसके बारे में मैंने 2 बार वीडियोस भी डाली थी। 2 बार इसलिए डाली थी कि बच्चों को कुछ क्लियर नहीं थी कुछ चीज़ें, तो उसके बारे में मैंने वीडियो भी डाली थी और एक नोट भी शेयर किया था। तो मेरे को ये याद है कि इसमें हमारा सुपरस्टार वगैरह था और यहाँ पर 2 वो थे जो हमारी मूवीज़ वगैरह का था, तो ये सारी चीज़ें थी। और वो बाहर गया था, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लाया था। यहाँ पर बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, लेकिन बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिमिलर हैं, इसमें कोई भी अलग नहीं है। तो ये उस केस स्टडी डाइजेस्ट है, मैं आपको केस स्टडी नंबर पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसका आंसर उठा सकते हैं। और सेम कॉपी पेस्ट तो नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली इसके क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एमसीक्यूज़ के आंसर जरूर बता देता हूँ। इसके एमसीक्यूज़ के आंसर से क्या है। 4.1 आपका मैं बता दूँ तो मिस चेत्या वांटेड टू अंडरस्टैंड इफ शी वॉज करेक्ट इन कमिंग थ्रू द ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल से आ रही है, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं गलत है, नहीं वो ग्रीन चैनल से नहीं आ सकते, उन्हें रेड चैनल से आना था क्योंकि वो मोर देन लिमिट लेके आ रहे थे। ये सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी था कि स्टडी डाइजेस्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ज्वेलरी जो वो लेके आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर मैन है तो 20 ग्राम्स लेके आ सकता है और 50,000 रुपये तक। ये वाली बात शायद से जो बच्चे आईडीटी का कस्टम्स का जिसको याद होगा उसने इजीली इसका आंसर दे दिया होगा। बाकी केस स्टडी डाइजेस्ट में भी था ये सेम क्वेश्चन, तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। उसके बाद एज्यूमिंग द KML हैज अर्लियर ऑब्टेन द कॉपीराइट ऑफ वन ऑफ द डिजिटल सीरीज नाउ एक्वायर्ड बाय FCL, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वायलेशन। प्राइमा फेसी FCL इज इन द वायलेशन ऑफ मामला। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही इजीली इसका आंसर आपका आ सकता है। कॉम्पिटेंट अगर आपने इन्फ्रिंजमेंट किया है तो ये भी हमारा मामला में ऑफेंस माना जाता है, शेड्यूल ऑफेंसेस की लिस्ट में ये फॉल करता है। उसके बाद 4.4 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हेन इवैल्यूएटिंग वेदर द कंडीशंस पुट फोर्थ बाय KML ऑन द सिंगल स्क्रीन थिएटर्स आर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। किस चीज़ को हम नहीं देखते हैं, तो इसका आंसर हमारा ए है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिटरमाइन करते हैं सेल प्राइस ऑफ द टिकट, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, बाकी तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर आपको बहुत ही इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 4.5 व्हेन इवैल्यूएटिंग द फैक्ट्स द Director General of the Competition Commission of India has sought your views on the some of the aspects that he needs to consider for evaluating the relevant geographic market। क्या कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, तो मैंने जब वहाँ पर आपको बताया था, याद है आपको कि फैक्टर्स को याद मत रखना, कुछ भी याद मत रखना, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्टली उस पेज पे जाना होगा और फटाफट से इसको सॉल्व करना होगा, देख के आंसर मार्क करना होगा। तो वहीं बच्चों ने किया होगा और यहाँ पर इसका आंसर डी है। रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स, लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, लैंग्वेज, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर मैंने 5 MCQs आपको यहाँ पर बता दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट है, जो आपको बताया है मैंने वहाँ पर जो हमारा सेम है। ठीक है। जो हमने वहाँ पर किए हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, तो ऑब्वियसली वो हमारा बुक से आपने इसको हैंडल कर लिया होगा। ठीक है। तो इजीली आपके 3 क्वेश्चन थे, आपने आराम से हैंडल कर लिया होगा। जैसे विजय कुमार जैन वाला केस था वैसे यहाँ पर भी है, आप गूगल करेंगे तो आपको इजीली वहाँ से यहाँ इसका भी आंसर मिल जाएगा। बट स्पेसिफिकली अगर किसी ने लिंक कर दिया होगा तो ईजिली उसको हैंडल करने में आसानी रही होगी। तो ये सिमिलर क्वेश्चन था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लास्ट केस स्टडी आती है केस स्टडी डाइजेस्ट
कि सॉरी केस स्टडी नंबर 5 बहुत ही अच्छी केस स्टडी थी, अच्छी इन सेंस कि रेरा से डील करता था, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर पता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड था इस पूरे पेपर में। अगर आपको इस बार का जुलाई 2021 आप सबको पता है एक यादगार अटैम्प्ट रहेगा, जैसा ग्रुप 1 में पेपर आया ऑडिट का, बहुत ही धांसू पेपर कह रहे हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा पेपर आया और तगड़ा पेपर आया। अच्छा तो नहीं कहेंगे बच्चों के हिसाब से, ऑब्वियसली मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहूँगा और कि बच्चों के लिए बेकार हो। ऑब्वियसली ऑडिट का पेपर मैंने सुना बहुत ही मुश्किल आया, एफआर और एसएफएम का ईजी पेपर देने के बाद ऑडिट का पेपर बहुत ही तगड़ा था। लॉ में एवरेज पेपर कहेंगे, क्यों लेंदी था इसलिए एवरेज पेपर कहेंगे, बट मैनेजेबल था, वो हमारा लेंदी आता ही आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऑडिट का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बच्चों ने बोला, लेकिन फिर भी जिसने स्टैंडर्ड्स अच्छे से कर रखे थे उन्होंने बोला कि मैनेजेबल था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूँ तो एससीएमपी का पेपर आते ही पहला अबव एवरेज पेपर था, झटका लगा, बहुत ही तगड़ा झटका था वो पेपर में, ठीक है। क्योंकि इसलिए भी देखो, अगर हम घर पे बैठते हैं ना तो हमें हर पेपर आसान लगता है, लेकिन कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो घर पे बैठ के भी आसान नहीं होता। तो जिन लोगों को अगर एससीएमपी वगैरह के पेपर आसान लग रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3 घंटे में घर पे ही बैठ के, पेपर का माहौल तो अलग प्रेशर होता है, मैं तो कह रहा हूँ घर पे ही बैठ के 3 आवर्स में वो पेपर सॉल्व कर दें और डाल दें वीडियो तो हम मान जाएंगे, ठीक है। तो जो भी कह रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल देम 3 आवर्स में वो पेपर सॉल्व करें और कर दें। बच्चों ने उस पेपर को, इतने बड़े पेपर को उस 3 घंटे के अंदर उस प्रेशर माहौल में हैंडल करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी जिसने मैनेजेबल किया होगा आईसीए उसको 40, 45, 50 मार्क्स, 55 मार्क्स जरूर देगा और मेरे ख्याल से ठीक ठाक पेपर आपका होगा। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है, जैसे पिछली बार एसएफएम का पेपर था और इस बार आप ऑडिट में भी देखिएगा, उसमें बच्चे क्लियर कर जाते हैं। जो इजी पेपर होता है ना उसमें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस या सिली मिस्टेक्स ही हमें थोड़ा सा पीछे ले जाती हैं। बट अगर ओवरऑल आपने थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिखा होगा, लिंक कर दिया होगा क्वेश्चंस को, तो एससीएमपी में आपके मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा एक अगर मैं बात करूँ 6A की जो हमारी पेपर 6 की, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट टफ था, लेकिन बाकी के एवरेज पेपर्स थे। इंटरनेशनल टैक्सेशन सुनने में आया है इजी पेपर था, ठीक है। क्या नाम है उसका, इकोनॉमिक लॉ एवरेज पेपर था जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक टफ बता रहे हैं। उसके बाद लेकिन पिछली बार भी मैंने सुना टफ पेपर आया था, बच्चों के 65 to 70 मार्क्स उन्होंने दिए थे, जो थोड़ा बहुत लिंक करके आ गए थे। तो अगर टफ है तो ये अच्छी बात है कि मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दिस शोज़ की मार्क्स देंगे, लीनियंट चेकिंग होगी, ठीक है। इसके बाद डीटी का पेपर एमसीक्यूज वाज सो टफ। सर कुछ टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स ने डाला भी है कि आईसीए ने 50+ कॉन्सेप्ट्स चेक किए थे सिर्फ एमसीक्यूज़ में, तो बहुत ही तगड़ा जिसे कहते हैं अच्छा झटका दिया है। तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम थी। आईडीटी का पेपर वाज मैनेजेबल जितना सुनने में आया। तो ओवरऑल 2021 का जो अटेम्प्ट था, काफ़ी लोगों ने बोला कि अभी तक बहुत सालों से ऐसे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं इतना टफ पेपर दिया हो लगातार बेसिस पे। एक पेपर टफ आता है लेकिन लगातार 3-4 पेपर टफ आना, एक ही ग्रुप में एक से ज़्यादा टफ आ जाना, और सेकंड ग्रुप में उन्होंने ऐसा दिखाया कि एक से ज़्यादा मतलब 3-3 पेपर टफ आ रहे हैं। तो दैट शोज़ कि आईसीए थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड, काफ़ी स्टैंडर्ड, थोड़ा नहीं काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। और अगर ओल्ड सिलेबस की बात करें तो भाई साहब उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर थे। एसएफएम में तो 40 मार्क्स इस स्कोर करना ही काफ़ी मुश्किल है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी नंबर 5 एंड केस स्टडी नंबर 5 पे आते हैं 5.1। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टर याग्ना शर्मा सीक्स योर व्यूज़ ऑन वेदर एनसीपीएल कैन ऑब्टेन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स फ्रॉम द इंटरेस्टेड ओवरसीज इन्वेस्टर्स फॉर फंडिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो मैं आपको बता दूँ कि ईसीबी का पैसा रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। नेगेटिव लिस्ट गिवन है ईसीबी की और उसके लिए आपको ईसीबी की उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, तो इसका आंसर बी होगा। बहुत ही ईजिली हमारा एक सिमिलर क्वेश्चन भी था केस स्टडी में और वही सेम हमारा इजीली हैंडल कर सकते थे इस वाले को। उसके बाद 5.2 NCPL decided to construct the Neelkanth Sankalp in 2 phases due to shortage of funds. What shall be the impact of the decision on the project? तो मैं आपको बता दूं सबका सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ऐसा सेम क्वेश्चन भी हमारा किसी एक केस स्टडी में था जिसमें मैंने आपको जो इसका आंसर दिया भी था, तो इसका आंसर सी था। ओके, और मैं जो बोल रहा हूँ केस स्टडी में था, हवा में नहीं बोल रहा, जो मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं उसी में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आइए 5.3 पे आते हैं। विच ऑफ द प्रोजेक्ट एनसीपीएल डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रेरा? नीलकंठ नंदनम को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके 8 बाद में उन्होंने चेंज करके 8 कर दिया था, तो 8 कर दिया था और वहाँ पर स्पेसिफिकली रेरा में लिखा हुआ है 8 से ज़्यादा, मतलब मोर देन 8 लिखा हुआ है। तो अगर 8 है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है 8 अपार्टमेंट्स के लिए, तो नीलकंठ नंदनम को अपार्टमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा। ओके,
5.4 What is your view regarding the position taken by NCPL on the exclusion of 2 apartment owners for the purpose of considering their need for approval of transfer of infrastructure project to NSIPL? तो इसका आंसर हमारा बी था, नो द पोजीशन इज इनकरेक्ट। द सब्सिक्वेंट ओनर ऑफ द अपार्टमेंट आर ऑल्सो, मतलब जो सब्सिक्वेंट ओनर्स होते हैं, अगर आपने किसी को अपना फ्लैट बेचा है तो वो भी ओनर ही माना जाएगा, वो भी अलॉटी ही माना जाएगा, ठीक है। तो उसे ऐसा नहीं है कि अलॉटी की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। अगर आप अलॉटी की डेफिनेशन देखते हो तो वहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि सब्सिक्वेंट ओनर भी ओनर जो है अलॉटी माना जाता है, ओनर माना जाता है अपार्टमेंट का। और वैसे भी अगर आप इसमें थोड़ा नहीं, बुक खोलने की भी जरूरत नहीं थी, अगर थोड़ा सा नॉर्मल दिमाग भी लगाते, जनरल इन सेंस में भी देखते, तो भी इसका आंसर आपको इजीली मिल जाता। तो इसका आंसर हमारा बी था। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट 5.5 Messrs. SB Lakshmi seeks your advice on the next steps to be undertaken by her with regard to the foreign currency earned by her during the visit to Germany। अगर मैं बताऊं तो ये $2,000 से कम था, तो उसको जो है उसको ये अपने पास रख सकता था, रख सकती थी। शी इज़ अलाउड टू रिटेन द सेट सम इन फॉरेन करेंसी विदाउट एनी टाइम लिमिट, क्योंकि $2,000 से हमारा जब पैसा कम होता है तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने पास रख सकते हैं उसको बिना किसी टाइम लिमिट के। तो इसका आंसर भी था। ये काफ़ी सारी केस स्टडी में ये वाला क्वेश्चन सेम हमने देखा भी था। उसके बाद इवेलुएट, अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास, इवेलुएट विद रीजंस वेदर द रेमिटेंसेज मेड बाय SB लक्ष्मी आर इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ फेमा। तो ये तो हमारा डिट्टो शेड्यूल 3 उठा के उन्होंने दे दिया था, जिसमें LRS की स्कीम के बारे में हमें बताना था और साफ साफ बताना था कि यहाँ पर $3 लाख तक दिया आपका रिस्पांस चेंज होगा या नहीं होगा। $1.5 लाख तक भेजे थे और 3 लाख में रिस्पांस चेंज होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए था और हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए होता है या इमिग्रेशन के लिए होता है, तो आप भेज सकते हो और बाद में अप्रूवल ले सकते हो। यहाँ पर प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर $3 लाख होगा तो ये बात आपको लिखनी थी, और $1.5 लाख में तो अप्रूवल की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 5.17 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद examine and analyze the implications of the transfer of land by Mr. Deepak to Mr. Neelkant Sharma and remittances thereof under FEMA regulation 2018। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल implications of transfer बताना है। यहाँ पर आपको पेज नंबर 5.36 पे इसका आंसर मिल जाएगा। ये तो हमारा नॉर्मली थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है उन सब के बारे में आपको लिखना था, तो पेज नंबर 5.36 पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद 5.8 SIPL CFO is of the opinion that stipulated booking of flat by Miss Ashleen violates the conditions stipulated under the FEMA। इसके अंदर पेज नंबर 5.32 पे आपको आंसर यहाँ पर इसका मिल जाएगा, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया के प्रोविजंस में, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 5.32, ठीक है। और इसके बारे में पता है, मैंने जॉइंट ओनर्स वगैरह के बारे में स्पेसिफिकली एक वीडियो बना के डाली थी और डिट्टो वहाँ से कॉपी पेस्ट उठ के आया है, ठीक है, जहाँ मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि OCI या NR जो होते हैं वो हमारे किसके साथ, पर्सन ऑफ इंडियन और पर्सन ऑफ आउटसाइड इंडिया के साथ खरीद सकते हैं जॉइंटली, अगर शादी हो गई है 2 साल से ज़्यादा हो जाने चाहिए, ये सारी बात, और पैसा किस फॉर्म में देना है, तो ये सारी बातें यहाँ पर फॉल कर रही थी। तो किसी ने अगर वो वीडियो देखी होगी तो बहुत ही ईजिली इसको हैंडल कर लिया होगा, क्योंकि सीधा वहाँ से उठा के यहाँ पर आंसर्स लिखने थे। 5.9 पे आते हैं, वेदर द कंटेंशन ऑफ NCPL इज जस्टिफाइड दैट SIPL इज विद इन देयर लीगल राइट्स टू ऑल्टर द प्लान एंड स्पेसिफिकेशन। अगर आपने 2/3 की अप्रूवल लेने के बाद थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया है तो ऑब्वियसली आप जो है ऑल्टरेशन भी कर सकते हो, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द अलॉटीज़, और अलॉटीज़ की अप्रूवल लेने के बाद। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 2.39 पे सेक्शन नंबर 14 के बारे में थोड़ा सा लिखना था, और सेक्शन नंबर 14 के साथ साथ सेक्शन नंबर 15 के बारे में भी आपको लिखना था। सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 14 के बारे में, दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी थी और लास्ट में कंक्लूजन देना था। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा पेपर मैंने इन ब्रीफ आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप सो बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप जो है एक कंडीशन, आपको कुछ ना कुछ आप फ्यूचर प्लान कर सकते हो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने मार्क्स मेरे इस सब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 55+ आपके मार्क्स आने चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके कहा है काफ़ी अच्छा हुआ है, तो उनके 70+ भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे केस स्टडी डाइजेस्ट नहीं लेके गए थे। तो मैं आपको बता दूँ, इसका एक नुकसान ज़रूर आपको लग रहा होगा कि सेम डिट्टो आया था, लेकिन इसका एक फ़ायदा आपको मैं बता देता हूँ कि स्टडी डाइजेस्ट जो लेके नहीं जाते वो अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं, और आपको पता होगा कि प्रेफर ज़्यादातर मार्क्स, अगर आपका आंसर ठीक है, आपने सेक्शन करेक्ट कोट किया है, तो ज़्यादा मार्क्स उनको मिलते हैं जो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, बहुत सारे रैंकर्स की कॉपीज़ है जिन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, और वो हमेशा हर टीचर भी कहता है, जो हमारे 6D के बड़े बड़े टीचर्स हैं उनसे भी आप सुनोगे तो सब कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं रेदर उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया होगा, ठीक है। बाकी MCQs ऑब्वियसली आपने हैंडल कर लिए होंगे, और अगर हो भी जाते हैं तो 2-4 मार्क्स कटते भी हैं, तो उसके लिए उदास मत होना, कोई बात नहीं, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।